हम घर से निकले थे सिर्फ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन महादेव ने हमें कुछ और ही दिखा दिया। एक ही यात्रा में हमने देखी तेज धूप, बारिश, ठंडी हवाएं और फिर मंदिर के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारा पूरा प्लान ही बदल दिया। क्या 22 किलोमीटर का ट्रैक हम कंप्लीट कर पाए? कितना खर्चा आया? कौन से मिस्टेक्स हमने किए? और अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बजट से लेके ट्रैक तक का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ वो आपकी पूरी यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकती है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू गली से ग्लोब तक। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है कंप्लीट केदारनाथ ट्रैक का। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी पूरी जर्नी केदारनाथ जी की कैसी रही। इसी के साथ हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स बताएंगे, जैसे हमारा बजट कितना हुआ, कितने दिन का ट्रैवल जर्नी हुआ, ट्रैक के लिए कितना टाइम लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रैक के लिए क्या क्या चीजें कैरी करनी होती है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो क्या चीजों को अवॉइड करना होता है। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसी के लिए बने रहिए। तो सबसे पहले शुरू होती है प्लानिंग। हम यात्रा शुरू करते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से। तो हरिद्वार या ऋषिकेश से केदारनाथ जाने के लिए हम बस या प्राइवेट कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, अगर आप 4 लोग से ज्यादा हो तो आप प्राइवेट कार जरूर कीजिए। बट अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर 2 या 3 लोग हो तो गवर्नमेंट बस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट एक बात पे आप जरूर गौर कीजिए कि अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको बस की टिकट एक दिन पहले ही बुक करनी पड़ती है। और अगर आप प्राइवेट कार से जाओगे तो आपको बहुत सी जगह एक्सप्लोर करने मिल सकती है जो ऑन द वे मिलेगी, जैसे कि धारी देवी, देवप्रयाग। तो पर्सनल कार से आप जाओगे तो आपकी यात्रा बहुत ही सुखमय हो सकती है। सबसे पहला स्टॉप था देवप्रयाग। देवप्रयाग ये वही जगह है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का अनोखा संगम होता है, और उसी संगम से निकलती है माँ गंगा। वो किसी ने खूब कहा है, तू भागीरथी सा बन जा, मैं अलकनंदा हो जाऊं, करके तुझे समर्पित मैं गंगा हो जाऊं। सच कहूँ तो ये जगह जितनी तस्वीरों में, वीडियोस में खूबसूरत दिखती है, असलियत में तो इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए यहाँ एक बार तो आना जरूर बनता है।
चलते चलते इन्हीं खूबसूरत वादियों में अगली मंजिल थी धारी देवी मंदिर। धारी देवी क्या बताऊं मैं आपको इस मंदिर के बारे में। ये उत्तराखंड की रक्षक है। ये मैया ऐसी है जो तीनों प्रहर में 3 अलग अलग रूप लेती है। सुबह में एक कन्या का रूप, दोपहर में एक युवती का रूप और सायंकाल में एक वृद्ध महिला का रूप लेती है। ये ऐसी मैया है जिनका ये जो रूप बदलने का तरीका है, ये विज्ञान को भी काफी चकित कर देता है। और ये मंदिर बहुत 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 पुराना है और इसकी मान्यता यूं ही नहीं है। ये मैया आज भी उत्तराखंड की रक्षा कर रही। कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि 2013 की जो आपदा आई थी उसका कारण यही मैया थी, क्योंकि इन्हीं मैया का मंदिर तोड़ने का संकल्प लिया गया था कुछ लोगों ने, और अपनी धरा को, अपनी देवभूमि की रक्षा करने के लिए मैया खुद उग्र रूप लेके आई और उसने दिखा दिया कि दैवी शक्ति भी कुछ होती है, इंसान इसके परे नहीं जा सकता। हर एक यात्री जो है अपनी 4 धाम यात्रा की शुरुआत मैया का आशीर्वाद लेके ही करता है, और हमने भी मैया का नाम लेते हुए अपनी केदारनाथ की यात्रा आरंभ की। हमारी यात्रा की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई। हम हरिद्वार से निकले ही थे और रास्ते में जाते हुए हमें अलग अलग मौसम का एक्सपीरियंस मिला। कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवाएं और कभी बहुत तेज बारिश। हमें रास्ते में जाते हुए अलग अलग मौसम का अनुभव प्राप्त हुआ। जैसे लगा उत्तराखंड हमें एक ही दिन में 4 मौसम दिखा रहा हो। हम रास्ते में ट्रैवल करते समय बहुत जगह पे रुके, क्योंकि हमें कई जगह बहुत बारिश मिली, कई जगह हमें लैंडस्लाइड भी दिखाई दी। तो इसी वजह से हम खाना खाने के बाद बहुत ही धीरे ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते करते हम सीतापुर रात के लगभग 10 बजे पहुंचे। में ही हमने रुकने का निर्णय लिया, क्योंकि सीतापुर से सोनप्रयाग बस कुछ ही किलोमीटर का फासला है, परंतु वहाँ पे हमें जाने के लिए 2 से 3 घंटे भी लग सकते थे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। वहाँ के रास्ते काफी छोटे हैं। वहाँ से एक समय पे बस एक ही गाड़ी या बस जा सकती है, तो उसी कारण हमें 2 से 3 घंटे लग सकते थे। तो हमने सीतापुर में ही रुकने का डिसीजन ले लिया। अब बात करते हैं ट्रैक की, क्योंकि हम सीतापुर पहुंच चुके थे। अब जो है एक्चुअल ट्रैक शुरू होने वाला था। सीतापुर से ऊपर ट्रैक के लिए हम सारा सामान तो डेफिनेटली नहीं ले जा सकते थे, लेकिन ट्रैक के लिए कुछ मैंडेटरी एसेंशियल्स होते जो हर इंसान को कैरी करने ही चाहिए। अब उनमें क्या क्या होते, तो पहले तो हम बात करते हैं सर से लेके पांव तक। सबसे पहले आते हैं हमारे मंकी कैप्स, कॉटन बॉल्स, जस्ट इन केस कि अगर आपको कैप नहीं पहननी तो आप कानों में रुई डाल सको, क्योंकि हवाएं भी काफी ठंडी रहती है, जिसकी हमें तो डेफिनेटली आदत नहीं थी, तो हमारे लिए तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ। उसके बाद कुछ लोग मास्क कैरी करते हैं, बट
मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है भीमसेन कपूर। अब ये जो कपूर होता है ये ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं हैंड ग्लव्स। अच्छे क्वालिटी के, अच्छे वार्म देने वाले हैंड ग्लव्स होने चाहिए। फिर आते हैं हमारे जैकेट्स। केदारनाथ ट्रैक के लिए कभी भी एक सिंगल जैकेट लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी बदलता है। हर एक सेकंड में अलग मौसम होता है। यहाँ कदम रखा कि जोरदार बारिश, यहाँ कदम रखा तो जोरदार हवाएं चलेगी। तो इसलिए लेयरिंग करना बहुत जरूरी है। आप फ्लीस कैरी कर सकते हैं, आप एडिशनल एक लेओवर कैरी कर सकते हैं, कोई अगर आपके पास थिक जैकेट हो आप वो कैरी कर सकते हैं, और लास्ट में एक हेवी सा जैकेट जो एकदम मोटा हो वो कैरी कर सकते। एक अंदाज से 3 से 4 लेयर तो होने ही चाहिए। हमें तो उतने ही लगे, अभी हर इंसान के बॉडी टेम्परेचर पे डिफर करता है, बट यस लेयरिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है रेनकोट। वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती। रेनकोट आप अपने स्टार्ट पॉइंट से लेके चलो या आप वहां से खरीदो, आपको हर जगह मिल ही जाएगी। रेनकोट ले लो या पोंचो ले लो, जो आपको कन्वीनियंट है वो आप ले सकते हो। हमने तो वहीं से पोंचो ले लिए थे क्योंकि वही हमें लगा कि ज्यादा आसान होगा। इसके बाद जो हमारा पूरा सफर हमारे साथ तय करेंगे वो होंगे हमारे शूज। क्यों? क्योंकि अगर शूज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो ग्रिप नहीं आएगी चलते वक्त। तो इसलिए अच्छे क्वालिटी के शूज होना बहुत जरूरी है, जो आपको बारिश जैसे मौसम के लिए भी चल सके, जो वाटरप्रूफ हो, उसी के साथ जो आपको वहां पे अगर धूल मिट्टी हो तो उसमें चल सके, या कोई और भी अगर मौसम हो तो वो भी चल सके। और हाँ, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स कैरी करना भी उतना ही जरूरी है। अभी ये तो हो गया हमारे बॉडी के लिए। इसके अलावा आपको पावर बैंक कैरी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पावर कट्स होते रहते हैं, और ऊपर जाके तो पावर कट्स डेफिनेट है, बिकॉज क्लाइमेट का कुछ भी बोल नहीं सकते। तो एक्स्ट्रा पावर बैंक होना जरूरी है। मल्टीप्लग सॉकेट होना जरूरी है, क्योंकि हर एक रूम में अगर आप रूम बुक करते हैं तो रूम्स में जो है 1 या 2 ही सॉकेट होंगी, और अगर आप कोई बड़े ग्रुप के साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली हर कोई अपना फोन चार्ज करना चाहता है, तो इसमें मल्टीप्लग सॉकेट होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स कैरी कीजिए, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं पूरे रास्ते में, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ाई करते जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वो ड्राई फ्रूट्स ही है जो आपको एनर्जी देंगे। कुछ चॉकलेट्स कैरी कर लीजिए। चॉकलेट्स अभी ऑप्शनल है, हर कोई नहीं प्रेफर करता, बट अगर आप नहीं भी कैरी करते हो आपको रास्ते में जगह जगह पे मिल ही जाएगी। तो मेजरली इन चीजों पे आपको फोकस करना जरूरी है। इन्हीं सारी चीजों के साथ हमें ORS भी कैरी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज डिहाइड्रेशन बहुत होता है बट वो रियलाइज नहीं होता। तो ORS ही है जो हमें हेल्प करेगा, जैसे जैसे हम चढ़ाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बॉडी को सपोर्ट करने में। और हाँ, अगर आपके पास थर्मल वेयर है तो वो भी जरूर कैरी कीजिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको एक एडिशनल सपोर्ट देंगे वो ठंडी को ओवरकम करने के लिए। तो रात के 3-4 घंटे की रेस्ट लेने के बाद हम सुबह 3 बजे निकल गए गौरीकुंड के लिए। हमने हमारी ट्रिप की शुरुआत सीतापुर से की। सीतापुर से सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड। सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। यहाँ से अगर आपको जाना है तो सुबह आपको वॉक करके जाना होगा, बट महादेव की कृपा से हमें एक व्हीकल मिली जो हमें 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से लेके गई। और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए तो गवर्नमेंट व्हीकल्स होते ही है जो 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से लेके जाते हैं। तो हमने गौरीकुंड से ट्रैक की शुरुआत लगभग 4-4:30 बजे कर दी। गौरीकुंड ये वह स्थान है जो केदारनाथ ट्रैक का बेस कैंप माना जाता है, पर ये तो ट्रैक पर्सपेक्टिव से हुआ।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थान बहुत 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 अलौकिक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि ये वही जगह है जहां माता गौरी ने, माता पार्वती ने ध्यान किया था शिव जी को पाने के लिए, और इसी स्थान पर शिव जी माने थे उनके विवाह के लिए। कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि ये वही स्थान है जहां माता गौरी ने, माता पार्वती ने अपने शरीर के मल से गणेश जी का निर्माण किया था, और ये वही स्थान है जहां माता गौरी स्नान हेतु आती है। एक आश्चर्य ऐसा भी है, यहाँ जो ये कुंड है, पता नहीं कैसे, पता नहीं कहां से, परंतु इस कुंड का जो जल है ये अत्यंत गर्म जल है, और इस ठंडे मौसम में गर्म जल से स्नान करना मतलब एक नसीब का काम हो गया। लोगों की मान्यता ये भी है कि यह इस स्थान पे, इस कुंड में स्नान करके ही अपनी ट्रैक की शुरुआत करनी चाहिए। वैज्ञानिक कारण कुछ ऐसा है कि क्योंकि यहाँ गर्म जल है, जब इंसान यहाँ गर्म जल में स्नान करता है और आगे ट्रैक करने निकलता है, तो आगे का जो वातावरण होता है, जो मौसम होता है, उसके लिए शरीर थोड़ा थोड़ा तैयार होता जाता है। और आध्यात्मिक कारण ये भी है कि माता गौरी ने यहाँ स्नान किया है, तो स्नान करके अपने पाप को थोड़ा धुल दिया जाए। तो यहीं से जो है ट्रैक का आरंभ होता है। चलते चलते केदारनाथ जी का गेट आता है, वो गेट जो लोग कहते हैं कि ट्रैक की शुरुआत का गेट है। यहाँ अगर आप देखो तो ये घोड़ा स्टैंड भी है, बेसिकली हॉर्स स्टैंड, जहां से आपको घोड़े भी मिल सकते हैं पूरी ट्रैक के। तो ट्रैक या तो आप अपने पैरों पे कीजिए, या तो आप घोड़े खच्चरों पे कीजिए, या तो आप पिट्ठू पे कीजिए, या पालकी पे कीजिए, जैसी आपकी इच्छा। 2013 की आपदा के बाद जो नया रूट ट्रैक के लिए बनाया है, उसमें गौरी कुंड के बाद सबसे पहला हॉल्ट आता है जंगल चट्टी का, फिर आता है भीमबली, और फिर आता है रामबाड़ा ब्रिज। जंगल चट्टी गौरी कुंड से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, भीमबली 7 से 8 किलोमीटर पे है, और रामबाड़ा ब्रिज 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रैक के शुरुआती 8 से 9 किलोमीटर रिलेटिवली बहुत इजी है, जो रामबाड़ा ब्रिज के पहले के 8 से 9 किलोमीटर है। जैसे ही हम रामबाड़ा ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो एल्टीट्यूड बहुत जल्दी इंक्रीज होने लगता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रामबाड़ा ब्रिज के पहले के जो 8 से 9 किलोमीटर है, वहाँ पे आप मिनिमम ब्रेक्स लीजिए और वो डिस्टेंस जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप रामबाड़ा ब्रिज क्रॉस कर लोगे, धूप तेज हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी लूज होगी, और जब आप ट्रैक करते टाइम एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल भी वो जोन में बहुत जल्दी ड्रॉप हो सकता है। तो आप इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि पानी कम होने की वजह से आपको बीमारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। रामबाड़ा ब्रिज क्रॉस करने के बाद 2 मुख्य पड़ाव आते हैं, एक है छोटी लिंचोली, एक है बड़ी लिंचोली। आइडियली ये जो डिफ्रेंसिएशन है, ये जो नाम पड़े हैं, ये नाम आर्मी वालों ने रखे थे जब वो यहाँ तैनात होते थे। बेसिकली 2 ऐसे बेस कैंप्स है ये, जहाँ पे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स है, जहाँ पे स्टे पॉइंट्स है, और जहाँ पे मेजर फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसीलिए ये 2 डिफ्रेंशिएशन किए गए हैं। अभी ये जो पड़ाव है, यहाँ से ही मेजर चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से रास्ता सीधा नहीं होता। यहाँ से रास्ता गोल 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 होते 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 ऊपर की ओर बढ़ते ही जाता है, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है और वैसे ही अगर रास्ता गोल गोल होता जाए तो शरीर में बहुत थकान हो जाती है। तो हमें ये रास्ता पार करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। तो लगभग 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास सुबह के, हम छोटी लिंचोली पार कर चुके थे। अब बाकी थी बड़ी लिंचोली, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था।
हालांकि मुझे संकेत तो था। तो यहाँ हुई तेजधार बारिश। ट्रेक की शुरुआत में ही एक घोड़े वाले ने मुझे बताया था कि दीदी या तो खच्चर कर लो या तो जल्दी चली जाओ, क्योंकि बड़ी लिंचोली के पास तुम्हें बारिश मिलेगी। और वो ही हुआ। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मुझे सिर्फ वो खच्चर वाले का ही चेहरा याद आ रहा था, मानो जैसे भोले बाबा ही मुझे बता रहे थे कि बेटा जल्दी चल ले, मौसम बदलने वाला है। और इस मौसम के बाद जो हुआ वो तो मैं क्या ही बताऊं आपको। तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए हमने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेने का सोचा। और जैसे ही बारिश खत्म हुई, वैसे ही हम छोटी लिंचोली से निकल गए। बारिश की वजह से बहुत ही ज्यादा फिसलन हो रही थी, तो हम जैसे तैसे करते करते बड़ी लिंचोली 4 बजे के आसपास पार कर दिए। क्योंकि ये ट्रैक हमने खुद प्लान किया था, ना हमने किसी ट्रैवल का सपोर्ट लिया था, ना किसी टूर का सपोर्ट लिया था। हमने अगर कुछ रिसर्च किया था तो वो थे अलग अलग यूट्यूबर्स के व्लॉग्स। और हर एक यूट्यूबर, हर एक व्लॉगर ने यही कहा था कि ट्रैक के 4 पड़ाव होते हैं और चौथा और अंतिम पड़ाव होता है बड़ी लिंचोली। हम भी इसी ख्याल में थे कि बड़ी लिंचोली तक ट्रैक खत्म हो जाएगा और जैसे बड़ी लिंचोली पार कर देंगे वैसे ही भोले बाबा का दर्शन हो जाएगा। पर नहीं, यहाँ तो एक अलग ही दुविधा थी। बड़ी लिंचोली के बाद असल में एक लंबा चौड़ा रास्ता है, जो है तो सीधा रास्ता, पर वो लगभग एक 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता है, जो खत्म होने से पहले घोड़ा स्टैंड आता है, जिसके बाद और घोड़ा स्टैंड के बाद मंदिर लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। तो एक पकड़ के चलिए लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ये सीधा रास्ता है, जो यूजुअली कोई नहीं मेंशन करता। पर ये रास्ता पार करते करते तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा बस हो गया, अभी आप ही कुछ कर दीजिए, आप ही उठा के ले चलिए अभी आपके द्वार तक। और कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने अंत में जाके मैंने खच्चर कर ही दिया। हालांकि 2 ही किलोमीटर की नहीं किया, पर मेरे पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं थी, तो मेरे को करना ही पड़ा। और वो 2 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा जल्दी पार हो गया, जिस वजह से हम लगभग 5 बजे के आसपास घोड़ा स्टैंड पार कर चुके थे और अभी थोड़ा ही रास्ता बचा था मंदिर के दर्शन के लिए।
शाम के लगभग 6 बजे 13 घंटों का सफर करने के बाद हम केदारनाथ धाम पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, जैसे ही मंदिर की पहली झलक दिखी, वो जो फीलिंग है, वो जो भावना है, वो मैं कैसे बताऊं, नहीं समझ पा रही। वो कुछ और ही है, बस कुछ अब नहीं है उसके लिए। हम ऊपर तो पहुंच गए, पर हमारा रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था। हमने पहले सोचा था कि हम कोई टेंट बुक करके वहां रह लेंगे, पर जब हम ऊपर पहुंच गए तब वहां पे ठंड इतनी ज्यादा थी, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कहीं टेंट में रहने की। तो हमने सोचा कि हम कोई रूम देख लेंगे, पर भीड़ बहुत होने की वजह से रूम्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो हम यहाँ से वहां आधे 1 घंटे तक रूम्स ढूंढते रहे। हम 8 लोग थे, 8 के 8 लोग 8 जगह जाकर रूम देख रहे थे, पर सबका वही कि यहाँ रूम में जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। तो आधे पौने घंटे बाद मुझे एक रूम मिली, और वो रूम हमें 10,000 रुपए की पड़ी, जो सिर्फ 8 लोग के लिए थी, और हमें उस रूम में सिर्फ 8 से 9 घंटे ही बिताने मिलने वाले थे, क्योंकि रात का समय हो रहा था और उनका चेकआउट सुबह 10 बजे का था। जैसे तैसे करके बड़ी मेहनत के साथ पहुंच ही गए थे मंदिर के पास, या ये कह लीजिए कि भोले बाबा ही खींच के ले गए थे ऊपर तक। पहुंच गए। सो आइडियली जो प्लान बनाया था उस हिसाब से तो हमें हाथ मुंह धो के रात को दर्शन की लाइन में लग जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग का प्लानिंग ही वैसा था कि रात में ही दर्शन कर लेंगे, सुबह थोड़ा फ्रेश होके वापस उतरने लग जाएंगे, और फिर उतर के आराम कर लेंगे एक दिन। बट था रविवार का दिन, जिस दिन पहुंचे शाम में। अभी शाम में जब पहुंचे, हालत इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि पैर मुड़ ही नहीं रहे थे मंदिर की तरफ। ऐसे लग रहा था नहीं हो पाएगा। फिर भी कोशिश करने का मन किया, पर उतने में बारिश शुरू हो गई। तो हमने सोचा कि ठीक है, आराम ही कर लेते। अब आराम करने चले गए। आधी रात हो गई, फिर भी उठ नहीं पाए। सोचा कि सुबह जल्दी उठ के चले जाएंगे, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। सुबह पहले तो आंख ही नहीं खुली किसी की, क्योंकि सभी लोग थक गए थे। सुबह उठे, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आंख खुली होगी हमारी। तभी भी आंख खुलने के बावजूद किसी का नहाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आप देखते टेम्परेचर था -7। हम ठहरे बम्बई वाले। बम्बई वालों को 40 डिग्री की आदत है, 40 कहाँ -7 कहाँ, वहां तो हालत ही खराब हो गई। चद्दर के बाहर निकलना तो सवाल ही नहीं था। बस राह देख रहे कि कब थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, कब माइनस से प्लस में आएगा कि कम से कम जमीन पे पैर रख सके। जैसे तैसे 7:30 8 बज गए, 8 के 8:30 बज गए। फिर सोचा कि और समय नहीं बर्बाद कर सकते, तो जैसे तैसे हिम्मत करके एक एक करके हम 9 बजे के आसपास नहाने जाने लगे। नहाने गए, ऐसे बाल्टी में पानी निकाला हुआ था, गरम गरम पानी, ऐसे धुआं निकल रहे गरम पानी के। ऐसे मग्गे में पानी दिया और खुद के ऊपर डाले, उतने में जो पानी ठंडा हो गया था कि सबकी हालत खराब। ऐसा लग रहा था बर्फ से नहा रहे इतनी ठंडी में। मतलब वो 1 सेकंड में पानी इतना ठंडा हो रहा था। तो चांस ही नहीं था कि हम लोग नहाए, बट मंदिर जाना था। तो कैसे कैसे करके हर कोई 2-2 मिनट में नहा के बाहर आ रहा था। नहा के बाहर आ गए। सबका नहा धो के होने तक, रेडी होने में 10 के आसपास बज गए। फिर बाहर झांक के देखा तो मौसम एकदम साफ। हमने कहा चलो ठीक है, दर्शन कर लेते और फिर निकल जाएंगे, उतरने लग जाएंगे। जैसे बाहर निकले, ऐसे बाहर कदम रखने ही वाले थे
कि बारिश शुरू। हमने कहा हे भोलेनाथ क्या चाह रहे हो? तो हमने सोचा कि चलो अभी बारिश शुरू हो ही गई है तो थोड़ा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि वैसे ही कल शाम से कुछ खाया नहीं था। तो नाश्ता करने के लिए ऐसे उतर गए। आसपास जो होटलें थी वहां देख ही रहे थे। उधर पहुंचने से पहले ही जो पानी वाली बारिश हो रही थी वो बर्फ वाली बारिश होने लग गई। जी हाँ, बर्फ गिरने लग गई। मेरे जीवन का पहला बर्फ, मेरी जीवन की पहली बर्फ बारिश, जीवन में पहली बार बर्फ का अनुभव, वो भी केदारनाथ में, भोले बाबा की यहाँ। वो जो फीलिंग थी, वो जो अनुभव था, वो कुछ और ही था। मतलब एक शाम पहले जब मैंने मंदिर को देखा था, वो मंदिर की छवि ऐसे मेरे आंखों से ओझल भी नहीं हुई थी कि भोले बाबा ने एक और सरप्राइज दे दिया मुझे, और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, छोटे बच्चे की तरह मैं खेल रही थी वहां बर्फ में। मेरे साथ वाले जो थे सब मुझ पे हंसने लगे, सब मुझे चिढ़ाने लगे, बोले कि इतनी बड़ी होके बर्फ के गोले बना के खेल रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने कहा अपने ही समझोगे, छोड़ो। और तब हमें याद आया कि लगभग 2020-21 की बात है, जब कोविड हुआ था, तब टिकटॉक का क्रेज था। तो हमने एक वीडियो देखा था टिकटॉक पे, जहां एक इंसान ऐसे बर्फ बारिश में भोले बाबा के द्वार तक पहुंचता है। तो हमने तभी मन ही मन में बोला था बाबा से कि जिस दिन आपके आएंगे ना, कुछ ऐसा मंजर हो। और ये बात तो तभी हमने ऐसे ही मन में कही थी, फिर तो हम भूल भी गए। पर जब वो हुआ तब हमें याद आया कि अरे यही तो मांगा था इनसे, और इतने सालों बाद क्यों ना हो, इनको याद रहा और इन्होंने दिया। वो जो अनुभव था, वो उस पल की जो खुशी थी, हमें ऐसे लग रहा था कि हमने पूरा जग जीत लिया और कोई ख्वाहिश ही नहीं पान पाए, कुछ रह ही नहीं गया। वो जो नजारा था, वो जो अनुभव था, अत्यंत सुंदर था। तो भोले बाबा ने हमारे लिए यही रखा था। जैसे ही स्नोफॉल रुका, हम आदि शंकराचार्य की मूर्ति देखने के लिए चले गए, और इतनी भव्य मूर्ति देख के मन प्रसन्न हो गया। और फिर मन में एक ख्याल आया कि कैसे उस जमाने में आदि शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया होगा। और इसी ख्यालों के साथ हम काल भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए चले गए। भैरवनाथ जी का मंदिर केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यह 1 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा अल्टीट्यूड पे है, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में है। और वहां जाने के रास्ते में हमें ऑक्सीजन लेवल में भी डिफरेंस पता चल जाता है, और वहां का रास्ता बर्फबारी की वजह से बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो गया था। पर हमारे शूज ने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी। भैरवनाथ जी के मंदिर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, और वहां जाते समय 2 से 3 बार लाइट भी चली गई, तो हमें वहां बहुत बार रुकना पड़ा। और लाइट जाने की वजह से पूरे केदारनाथ धाम में अंधेरा छा गया था। घना अंधेरा, ठंड हवाएं और नीचे बहती हुई मंदाकिनी नदी, यह एक अविस्मरणीय दृश्य था। कहा जाता है जब 6 महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो भैरवनाथ जी ही केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अंततः वो घड़ी आ गई जब हम बाबा केदार के दर्शन करने वाले थे। बम्बई से हरिद्वार, हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ, ये जो पूरा सफर तय किया था, अब जाके ऐसे लग रहा था कि उस सफर का फल प्राप्त करने की बारी आ चुकी है। बस कुछ क्षण और बचे थे, लाइन में तो हम लग चुके थे। इतनी ठंडी
पूरे दिन बर्फबारी होने की वजह से अत्यंत ठंडी थी और मंदिर के परिसर में पहुंचते ही जूते उतारने पड़ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है मंदिर में जाना था, जूते तो उतारने ही थे। सॉक्स भी उतार दिए हमने, क्योंकि जाना तो मंदिर में था। मंदिर में प्रवेश करने तक का जो समय था, बिना जूते बिना सॉक्स के वो जो समय था, हमें ऐसा लग रहा था कि आज तक जितने पाप किए थे सब याद आ गए हो, क्योंकि वो जो चटके बैठ रहे थे पैरों पे ठंड के, और ठंड के चटके बहुत ही अलग होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। बर्फ पे चलना कोई आसान काम नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आसान हो, हमारे लिए तो मुश्किल था। पर जैसे ही हमने मंदिर में कदम रखा, इतनी गर्माहट महसूस हुई अंदर, इतनी गर्माहट महसूस हुई, मानो ऐसे लग रहा था कि मंदिर के भीतर किसी ने हीटर लगाया। वहां पे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई, और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती गई और जैसे ही हम बाबा केदार के सामने थे, सारी ठंडी सारी गर्मी सब भूल गए, बस उन्हें देखते ही रह गए। उनसे क्या मांगना था, क्या बोलना था, क्या कुछ याद नहीं, और उसी में इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि कुछ समझ ही नहीं आया। बस देखते 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 ही बाहर आ गए, मानो उन्हें देख के ही बस मन में ही भर रहे थे हम। उनकी छवि जो थी वो ही मन में लेकर वापस आ रहे थे हम। उन्हें ही देखते देखते मंदिर से बाहर निकली और बस उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। ना कुछ मांगने का सोच रहा था, ना कुछ शिकायत करने का सोच रहा था, कुछ ख्याल नहीं थे। बस उन्हें देख के मन शांत हो गया, मानो एक जो भवंडर चल रहा था वो शांत हो गया।
अगले दिन हमें ऋषिकेश और हरिद्वार जाना था, इसलिए हमने नीचे उतरते समय खच्चर करने का निर्णय ले लिया। खच्चर का गवर्नमेंट रेट 2350 रुपए था और उसी के साथ अगर खच्चर से आपको ऊपर भी आना हो मंदिर के वहां तो उसका रेट 3500 रुपए है। उसी के साथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल है, पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज का बुकिंग करने से पहले वो ऑफिशियल सोर्सेज है या नहीं उसकी जानकारी जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत स्कैम्स होते हैं इस चीजों में। सो अब हम बात करते हैं बजट की, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स अभी बजट हम देखने जाए तो हर किसी का एक अलग बजट होता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो, अगर आप कपल हो तो, अगर आप स्मॉल ग्रुप हो तो, या अगर आप एक बड़ा ग्रुप हो तो, हर किसी का एक अलग बाइफर्केशन होता है। तो अगर हम बात करें, अभी इसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं कि अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो या अगर आप एक कपल हो, इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप एक ग्रुप हो अप टू 4 पीपल एक कैटेगरी में रखते हैं, अब आप 4 एक कैटेगरी रखते हैं। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, उसमें हम अगर स्टार्ट करें हरिद्वार से, सो हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक का जो सफर है ये वन साइड लगभग 10 से 12 घंटों का सफर है, जिसके लिए हमारे पास या तो गवर्नमेंट बस का ऑप्शन है या तो प्राइवेट कार्स का ऑप्शन। तो अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो, अगर आप एक कपल हो, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक स्मॉल ग्रुप भी हो अप टू 4 पीपल का, तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि गवर्नमेंट बस ही ले लीजिए। बिकॉज गवर्नमेंट बस की जो प्राइस होती है, जो टिकट की रेट्स होती है, ये पहले तो गवर्नमेंट डिसाइडेड होती है, जो वेरी करती है 800 to 1200 के बीच में, 800 से लेके 1200 तक के बीच। और इसका एक ही क्राइटेरिया है कि हमें ये एक दिन पहले बुकिंग करनी होती है। दूसरा होता है प्राइवेट कार्स। अभी ये जो प्राइवेट कार्स होते हैं ना, ये होते हैं बड़े कार्स होते हैं थोड़े, जिसमें एक 8 से 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो जो बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, उनके लिए प्राइवेट कार्स आर वेरी गुड ऑप्शन। अभी प्राइवेट कार्स में भी जो है ना अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो प्राइवेट कार्स वाले यूजुअली कैसे करते हैं, हरिद्वार से लेके हरिद्वार तक की जर्नी करते हैं। फिर चाहे उसमें आप 4 धाम कर लो, 1 धाम कर लो, 2 धाम कर लो, या पूरा देवभूमि घूम लो, उनका उस हिसाब से रेट्स होता है। या तो फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का आगे का अलग बुकिंग होता है, अभी जैसे जिसका बुकिंग हो। तो अगर आप ऐसे हो जिनका आगे कोई बुकिंग नहीं है, तो प्राइवेट कार इज द बेस्ट कंडीशनिंग कि आपका एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि उसमें 2 चीजें होती। एक तो आपकी वो गाड़ी हमें पूरे जर्नी के लिए आपके साथ रहेगी, आपको कोई और व्हीकल नहीं ढूंढना है। सेकेंडली, आपका एक्सपेंसेस कंप्लीटली स्प्लिट होगा गाड़ी का। तो अगर आप हमारे केस में देखने जाओ तो हमारा जो है एक 8 लोगों का ग्रुप था, तो इसमें हमने प्राइवेट कार ही की थी। तो हम लोग लगभग 6 से 8 दिन थे वहां पे, जिसके लिए हमें उन्होंने हमसे 24,000 चार्ज किया था पूरे जर्नी का, सबका मिला के। तो वो डिवाइड होके हम लोग को लगभग 4,000 के आसपास पड़ा, 3 से 4,000 पर पर्सन, वो भी 6 से 8 दिनों का ट्रैवलिंग। तो उसमें हमें ऐसा लगा कि इतने लोगों का सब कंफर्ट में ट्रैवल हो रहा है, तो दैट इज डुएबल। ये तो हो गया कंफर्ट का। बट हाँ, अगर आप स्मॉल ग्रुप हो तो ऑफ कोर्स मैं रेकमेंड करूंगी कि आप गवर्नमेंट बसेस ही करो, बिकॉज दैट इज रियली फीजिबल। एक उसमें प्लस पॉइंट यही होता है कि वो कहीं रुकती नहीं है, तो आप डेफिनेटली पूरा जर्नी 1 गो में कंप्लीट कर लेते हो, आप जल्द से जल्द पहुंच जाते हो, क्योंकि उनका काम ही होता है आपको वहां तक पहुंचाना। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपकी खुद की प्राइवेट होने की वजह से आप सिलेक्टेड पॉइंट्स पे रुका सकते हो कि बाबा हाँ, हमें यहाँ रुकना है, हमें यहाँ लंच करना है, या हमें यहाँ फलाना ढिंका, जो भी है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आप केदारनाथ ट्रैक की योजना बना रहे हैं तो मेरी यह बात नोट कर लीजिए, रास्ते जितने खूबसूरत है उतने ही कठिन भी। लेकिन मेरे इस 22 किलोमीटर के सफर को जिस चीज ने सबसे आसान बनाया वो है मेरे एशियन एवरेस्ट 25 ट्रैकिंग शूज। मैं खुद इस ट्रैक पर इन्हें पहन कर गया था और इनका परफॉर्मेंस सचमुच लाजवाब था।
रास्ते में पिघलती हुई बर्फ का पानी हो, अचानक होने वाली बारिश हो या कीचड़, इसकी वाटर रेजिस्टेंट और स्नो रेजिस्टेंट तकनीक ने कमाल कर दिया। जब बाकी लोग भीगे और ठंडे पैरों से परेशान थे, मेरे पैर पूरे सफर में बिल्कुल सूखे और गर्म रहे। खड़ी चढ़ाई और नुकीले पत्थरों पर इसकी डीप ग्रिप ने मुझे कभी फिसलने नहीं दिया और इसका हाई नेक डिजाइन एंकल्स को बेहतरीन सपोर्ट देता है। इसकी सबसे अच्छी बात, इतने लंबे ट्रैक के बाद इसके फोम कुशन की वजह से पैरों में कोई दर्द नहीं हुआ। कम बजट में इससे बेहतरीन, मजबूत और भरोसेमंद ट्रेकिंग शूज आपको नहीं मिल सकते। केदारनाथ जा रहे हो तो आंख बंद करके एशियन एवरेस्ट 25 ट्रेकिंग शूज पर भरोसा करो। अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर महादेव ने बुलाया तो यकीन मानिए, रास्ते की हर मुश्किल एक यादगार सफर बन जाएगी। हर 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 महादेव। महादेव। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो पे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नए सफर में। तब तक के लिए गली से ग्लोब तक।